बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, अच्छे बुरे वक्त सबकी ज़िंदगी में आते हैं। कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में आपकी छाप लगा के चले जाते हैं, और एक ऐसी छाप लगा जाते हैं कि जिसके बाद जब आप आगे ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे होते हैं या अपनी ज़िंदगी में बढ़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत ब्रोकन फील करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहीं स्टे कर जाते हैं, आगे अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से जीना जो है वो छोड़ देते हैं, अपने मकसद छोड़ देते हैं, अपनी उम्मीदें छोड़ देते हैं, अपने इरादे छोड़ देते हैं और जीना छोड़ देते हैं, इन शॉर्ट। बट मैं आपको बताऊं, ये करता है हमारा माशरा। ये हमारा माशरा जो है ये उन लोगों को जीने नहीं देता। वो लोग जो ब्रोकन होते हैं, ब्रोकन होम्स से होते हैं, ब्रोकन फैमिलीज से होते हैं, उन लोगों को जीना छोड़ने पे मजबूर करता है हमारा ये माशरा। हमें उस मुकाम पर ले आता है कि कोई या तो अपनी जान दे दे, या कोई बदनाम हो जाए, या कोई ज़लील ख्वार हो जाए, क्योंकि उनका कुछ नहीं जाता ना, सामने वाले का जाता है। इसलिए वो सामने वाले पे उंगली उठा उठा के उसको ज़लील ख्वार कर रहे होते हैं कि किसी तरह ये जी क्यों रहा है, इसके साथ इतना कुछ, इतना बुरा हो गया, या इतना डिज़ास्टर हो गया, या इसकी कोई ऐसी आजमाइश जो अल्लाह ताला ने इसके लिए लिखी थी और वो आजमाइश में जो है वो कठिन अपने मरहलों को तय कर रहा है। तो उन स्टेजेस पे वो ये क्यों तय क्यों कर रहा है, वो पार क्यों हो रहा है या कर रही है, उसको मार दो भाई। ये माशरा जीने नहीं देता। तानों से, छर्रों से, बातों से, बैड लैंग्वेजेस से, या फिर आपस में गॉसिपिंग से, लाइक आप फैमिलीज़ वाले, माशरे में जैसे नेबर्स हो गए, आपके कुलीग्स हो गए, आपकी सहेलियाँ हो गई, आपके दोस्त हो गए, ये आपको जीना जो है ना छोड़ने में मजबूर कर देते हैं। आज हम बात करेंगे नाज़रीन ब्रोकन होम्स के ऊपर, ब्रोकन फैमिलीज़ के ऊपर। ख़ास तौर पे इस टॉपिक को आप ये समझ सकते हैं कि हम बात करेंगे कि तलाक़ के बाद की ज़िंदगी क्या है, और तलाक़ के बाद की जो ज़िंदगी है उसके साथ हम डिस्कस करेंगे उसके कावानीन। क्योंकि मुझे ये लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि अगर डिवोर्स हो गई है तो क्या डिवोर्स के बाद जो आपके राइट्स हैं वो आपको पता है। किसी को भी नहीं पता होंगे। मतलब मुझे लगता है जब मुझे नहीं पता थे तो आप सबको कैसे पता होंगे। यस, डिवोर्स के बाद की भी एक लाइफ है जो कि है आपके राइट्स, और वो राइट्स आपको पता होने चाहिए। स्पेशली अगर आपके जैसे सिर्फ सेपरेशन हो गई है और आप मियाँ बीवी अलग अलग रहते हैं और उनमें कुछ मसला है, कोई ऐसी बात को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपको लगता है कि आपके लिए बड़े इशू वाली चीज़ है, तो फिर आप उसके लिए जब सेपरेटेड होते हैं तब भी आपके मियाँ पर जो है ना एक कानून वाजिब होता है जिसमें वो आपके एक्सपेंस उठाता है औरत के। आपको खाना पीना, ख़र्चा, रहना, सब कुछ आपकी शर्टर की जो जो चीज़ें होती हैं रिक्वायरमेंट वो पूरी करता है। वो किस तरीके से करता है, वो कानूनी सारे जो तौर तरीके हैं वो आज हम हमारे जिन मेहमान हैं, स्पेशल मेहमान जिनको हमने मदऊ किया है, हम उनसे पूछेंगे। उसके अलावा अगर बच्चे हैं आपकी डिवोर्स के बाद तो बच्चों के क्या राइट्स बनते हैं मियाँ के हिसाब से, औरत के हिसाब से। अगर कस्टडी मियाँ लेना चाहता है बीवी से तो वो किस तरीके से ले सकता है, और अगर बीवी अपने मियाँ से बच्चों की कस्टडी लेना चाहती है तो वो किस तरीके से ले सकती है। इस तरह के जो राइट्स हैं वो फिर बड़े सारे मसले जो हो जाते हैं वो मैं आपको बताऊं। ये तो मैं आपको बड़े बड़े शहरों की बात बता रही हूँ ना कि इस तरह के राइट्स और इस तरह की चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं। कोई पढ़ी लिखी औरत इस तरह की बात कर लेगी, मगर वो औरत जो गांव में रहती है, देहात में रहती है, वो तो बेचारी सिर्फ अपने जेवरात पे लड़ रही होती है कि भाई मुझे इतना तोला जो है ना जेवर मेरे माँ बाप ने दिया था और अब मेरी डिवोर्स हो गई तो अब मुझे ये वाला जेवर नहीं दिया जा रहा। तो उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे, क्योंकि औरत के पास एक राइट है, कानूनी राइट है, जिसके ज़रिए वो अपना जेवर ले सकती है, और वो किस तरीके से है, कौन सा कानून है, इसके ऊपर भी बात करूँगी। सारे पॉइंट्स बता रही हूँ। ख़ास तौर पे आज मेरा शो ज़रूर देखिएगा, कुछ शो में मैं आपको आपके राइट्स बताऊँगी आफ्टर डिवोर्स, ठीक है। चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, दोनों मिलकर ये शो देख लें ताकि आपस में कोई झगड़ा झगड़ा रहे ना कि सिर्फ औरत के राइट्स बता रही हूँ तो मैं मर्द के नहीं बता रही, मैं दाएँ बाएँ दोनों चीज़ें बता दूँगी, बाकी आपकी मर्ज़ी। और क्या क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे नाम कर दी, ठीक है, और हक में है उसके ऊपर भी
अब बहुत सी औरतें जो हक महर छोड़ देती हैं या उनको पता ही नहीं होता कि भाई डिवोर्स तो हो गई या खुला ले लिया है, तो उसके बाद वो हक महर लेना है या नहीं लेना है, वो लेन देन क्या है, और अगर लेना चाहती है औरत तो उसके क्या राइट्स होंगे, और मियाँ ने नहीं दिए तो उसके क्या जो है क्लॉज होंगे, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, मेरे पास आज जो है ये वक्त देख लें आप, ये वक्त आप लोगों के ऊपर भी आ सकता है, इसलिए मैं कह रही हूँ अल्लाह ना करे किसी की शादी टूटे या कुछ हो, मगर आपको आपके राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। मेरे पास है ब्रोकन होम्स एंड लॉज, इसके ऊपर बात करने के लिए मुज़फ़्फ़र सलीम चीना साहब लॉयर हैं। तो मुज़फ़्फ़र सलीम चीना साहब, अस्सलाम वालेकुम। चीना है ना जनाब? ये छीना है या चीना है? ये छीना है। छीना? हाँ, नून है ना। अच्छा, नून है ना, छीना। द नेम, मगर मैं आपको सलीम साहब कह सकती हूँ? या श्योर। ठीक है। आप जो है ना ये जो हमें कानून समझाएंगे मुज़फ़्फ़र साहब, तो मैं आपको कहूँगी शहज़ादा सलीम भी, क्योंकि आपका नाम सलीम भी है ना, तो थोड़ा सा मैंने कहा मूड को लाइट करते हुए कानून समझाएंगे तो लोगों को समझ भी आ जाएगी। ठीक है, तो मुज़फ़्फ़र साहब क्या होता है ये डिवोर्स तो हो जाती है, सपोज सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि जो घर टूट जाता है, ये जो उसकी वजूहात है ये क्या होती है? सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में आपको क्या रीजंस लगते हैं कि जिसकी वजह से ये घर टूट जाता है? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने रेज़ किया है, और ये हर घर का आजकल इशू यही चल रहा है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान में डिवोर्स रेट है वो इंतहाई ज़्यादा हो चुका है, और उसकी जो रीज़न्स हैं उसके पीछे वो ये मिली जुली रीज़न्स हैं। उसमें काफ़ी हद तक मर्द भी ज़िम्मेदार हैं और बहुत हद तक ख़वातीन ख़ुद भी ज़िम्मेदार हैं। जो मोस्टली रीज़न सामने आई हैं उसमें एक वन ऑफ दी जो मेजर रीज़न्स है वो है क्रूएल्टी। अब ये जो क्रूएल्टी है, जो जुल्म है, ये फ़िज़िकल टॉर्चर पे भी है और मेंटल टॉर्चर पे भी है, कि हम इसको सिर्फ यहाँ तक कन्फाइन नहीं कर सकते कि जी क्रूएल्टी का मतलब ये है कि वो फिज़िकली ही उसको असॉल्ट होगा तो ख़वातीन को जो जुल्म है, अगर उसको मेंटली तौर पे भी डिस्टर्ब किया जाता है तो ये सबसे एक मेजर रीज़न है। उसके बाद जो सबसे बड़ी रीज़न सामने आती है वो है मेंटेनेंस की, कि जो औरत है ये उसका हक है कि मर्द है वो उसको प्रॉपर मेंटेन करे। अगर वो उसका ख्याल नहीं रखता, जो बच्चे हैं, जो उन दोनों के बच्चे हैं, क्योंकि मर्द को अल्लाह ने फजीलत दी है औरत पर वो इस वजह से कि वो कमाता है। अगर वो कमाता है तो फिर उसको लगाना भी चाहिए। उनकी देखभाल करने की ज़िम्मेदारी भी, उसकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने मर्द पे डाली है। तो फिर मर्द जब ये मामलात नहीं करता तो उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। तीसरी जो मेरी नज़र में जो एक मेजर रीज़न है वो ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो हमारे यहाँ बड़ा परवेसिव है। जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है हमारे पाकिस्तान में, लेकिन इसके कुछ ऐसे लूप होल्स भी हैं, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। लेकिन ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह के आपने मैनेज किस तरीके से करना है, ये बंदे की एक्सपर्टीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो चीज़ें जब नहीं होती तो इस वजह से भी बहुत सारे घर टूटते हुए मैंने देखे हैं। और इसके अलावा जो मेजर मैं एक और रीज़न की तरफ मैं इशारा करूँगा वो ये है कि हम एक दूसरे पे मिसट्रस्ट बहुत करते हैं। एक दूसरे को टॉलरेंस जो लेवल है वो बहुत कम हो चुका है। हम सुनी सुनाई बातों पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं और ख़ुद से जो मामलात को इतना इन्वेस्टिगेट नहीं करते। टेलीफोनिकली जो है फ्रीक्वेंट जो हम लेते हैं, पीछे से हमें फ़ीडबैक मिलता है, ये भी एक मेजर रीज़न्स है घर के टूटने की। और कुछ रीज़न्स में ऐसी रीज़न्स भी आती हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि इम्पोटेंसी, जो मैं कहूँगा कि ये भी एक मेजर रीज़न है। और ये एक बल्कि इस पर तो फुल फ्लैज एक शो हो सकता है कि क्योंकि देखिए ये किसी की लाइफ का सवाल है। अगर पर्सन इज़ नॉट केपेबल ऑफ दैट तो मैं समझता हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट में उसको शादी के उसको जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में ख़वातीन और मर्द को तलाक़ के बाद कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो उनको मिलती हैं, कौन कौन से लॉज हैं जो मतलब उसके तहत वो अपनी चीज़ों के हक़ के ऊपर बात कर सकते हैं? देखिए, या कौन कौन से ऐसे हुकूक हैं? फैसिलिटीज़ तो आप कह लेंगे कि सिर्फ ख़वातीन के ही है। आफ्टर डिवोर्स जो है वो ख़वातीन के ही हकूक़ है, मर्द तो बेचारा फिर बेचारा ही रह जाता है।
क्योंकि ये तो आपने अपना ही साथ दे दिया ना। नहीं नहीं, लेकिन मर्द है, आपने वही वाली बात कर दी, ऐसे तो ना करें। मुझे तो लगता है कि मर्द के भी बड़े हुकूक होते हैं। नहीं, मैं अभी बताता हूँ। देखिए, जब कोई घर टूटता है तो औरत के पास सबसे पहला हक ये होता है कि वो अपनी मेंटेनेंस क्लेम करे। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, वो आपने देखनी है कि आया कि जो घर छोड़ के खातून खुद गई है या उसको ज़बरदस्ती निकाला गया है। अगर तो खातून को ज़बरदस्ती निकाला गया है तो फिर जाके मर्द के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो उसकी मेंटेनेंस पे करे टिल द टाइम कि वो इसको रिहेबिलिटेट नहीं कर देता। अब अगर वो मर्द नहीं करेगा तो कानून उसमें मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 है, वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट है 1964 है। इस हवाले से वो बड़ा वाज़े है कि मर्द के ख़िलाफ़ वो कोर्ट में दावा दायर किया जा सकता है और मेंटेनेंस क्लेम की जा सकती है। अब मेंटेनेंस में भी ये है कि कुछ असल प्रॉब्लम ये है हमारे माशरे में कि हमें अपने राइट्स का पता नहीं है। जब तक हमें अवेयरनेस आनी होती है उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप देखें खातून का कोई अगर इशू हुआ है, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जो आर्बिट्रेशन काउंसिल है ये अपना रोल अच्छे तरीके से प्ले नहीं कर रही। अल्लाह कुरान में भी फरमाते हैं कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई अनबन हो जाए तो तुम दोनों में से एक एक मुनसफ मर्द मुकर्रर करो और उनको चाहिए कि उनके दरमियान सुलह करवा दे। अगर वो सुलह अगर कराने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह भी उसमें उनकी मदद फरमाएगा। अच्छा, हक का भी बताएं ना, औरत को क्या क्या हकूक है? हकूक देखें, मैं बात कर रहा हूँ कि एक तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपनी भी और अपने बच्चों की भी। और वो तो हो गया। और मेंटेनेंस में ये खाली ये नहीं है कि प्रेजेंट मेंटेनेंस या फ्यूचर मेंटेनेंस है, वो पास्ट मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। पास्ट मेंटेनेंस मतलब? पास्ट मेंटेनेंस मुराद ये है कि अगर जब निकाह में साथ रह रही नहीं नहीं नहीं, देखिए जब उसको घर से निकाला, अब देखिए निकाह में जब उसके साथ रहती हैं वो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो वो खाती पीती है ना, तो जिंदा रहती हैं, ऐसे तो नहीं ना होता। लोग अक्सर कह देते हैं जी मुझे पहले दिन से ही उन्होंने कुछ ही नहीं दिया, तो ये तो बिल्कुल बात एग्जैजरेशन है और कुछ नहीं है। जब उसको घर से निकालते हैं, आप ज़बरदस्ती निकाल देते हैं, उस वक्त जब उसको आप फोर्स करते हैं कि वो आपको छोड़ दे। अब ये भी दो चीज़ें हैं ना, एक तो होता है कि ज़बरदस्ती निकाल देना और एक है आप उसको इस हद तक मजबूर कर दें कि वो उसको जाना पड़े। उसको अपनी लाइफ का थ्रेट है, उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं, उसको मेंटल टॉर्चर है बहुत ज़्यादा। अगर वो छोड़ देती है घर तो फिर जाके मर्द को वो मेंटेनेंस पे करनी पड़ेगी। अब अगर ख़वातीन 3 साल हो गए हैं उसको गए हुए, वो मसालत की कोशिशें हो रही हैं, अगर दोनों तरफ से बिल्कुल डेड लॉक है, वो नहीं हो रहा, तो ऐसी सूरत में जो खातून है वो अपना पास्ट मेंटेनेंस भी क्लेम करेगी जी मुझे अरसा 3 साल से लेके और मुझे फ्यूचर जब टिल द टाइम ये मुझे रिहेबिलिटेट नहीं करेगा तो मुझे मेंटेनेंस दिलाई जाए। एक केस में तो अदालत ने पिछले 30 साल की मेंटेनेंस खातून को दिलवाई थी, लेकिन अब ये 30 साल की। एक कॉल ले लेते हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सिदरा की लाहौर से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम सिदरा। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहेंगे सिदरा? मैं आपका शो देख रही थी तो उसमें तलाक के अबाउट बात की जा रही थी आज जी। तो मेरा सवाल ये है कि इस्लाम मर्द को 4 शादियों की इजाजत देता है और इस्लाम मर्द को 4 शादियों की इजाजत देता है? ऊंचा बोलिएगा जी। मैं कह रही हूँ कि इस्लाम मर्द को 4 शादियों की इजाजत देता है। ठीक है, वो एक लिहाज से देखा जाए तो ठीक है मर्द के लिहाज से, लेकिन जो पहली बीवी होती है उसके जो एहसास हैं, जो उसके जज्बात हैं, उनसे क्या गुजरती है। ठीक है, इस्लाम तो यही देगा कि सब्र करें, सब्र का फल अजीम है, लेकिन नफ्सियाती और जज्बाती एहसास को मद्देनजर रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, मतलब हम अपने आप को कैसे, मतलब आप सिंपल एज दैट आप हुकूक का पूछ रही है ना मेरी बहन? ठीक है, आपका सवाल अच्छा है, मगर मैं एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद बताऊँगी। मैं सवाल दोबारा रिपीट करूँगी, फिर मैं सिदरा का जो जवाब है वो यहाँ पे मुजफ्फर साहब से। ठीक है, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और सिदरा की कॉल आई थी हमें अभी प्रोग्राम में, और उसने हमसे पूछा कि मर्द को 4 शादियाँ जो है वो इस्लाम में अलाउ है, वो कर सकता है, तो फिर क्या जो पहली बीवी है
उसको जो हर्ट होता है जब वो आगे दूसरी शादी करता है, तो जो तकलीफ़ होती है उसको, तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये वाला थोड़ा सा मुझे लगता है बड़ा पर्सनल है, बट मैं इसको कानून क्या कहता है उसके नज़रिए से मुज़फ़्फ़र साहब से सवाल कर लेती हूँ। तो प्लीज़ बताइएगा कि क्या पहली बीवी से अगर परमिशन लिए बगैर वो शादी कर लेता है दूसरी, उसके बाद दूसरी से भी तीसरी कर लेता है और पहली 2 बीवियों से फिर इजाज़त नहीं लेता, तो फिर आपका जो कानून है वो क्या कहता है और उसके हिसाब से पहली बीवी जो है उसके क्या हुकूक बनते हैं अगर वो दूसरी शादी कर लेता है? प्लीज़ जी, पहली तो बात ये है कि ये इतना आसान नहीं है कि मर्द शादियों पे शादियां किए जाए। अगर मर्द, ये दुरुस्त है कि इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस है कि वो उनके दरमियान इक्वालिटी कर सके। इक्वालिटी की सूरत में ये है कि अगर मर्द दूसरी शादी करना चाहता है तो पहले उसको यूनियन काउंसिल से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी या अपनी जो फर्स्ट वाइफ है उससे रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी। जब रिटर्न परमिशन भी आप ले लेंगे फिर भी आप उसको यूनियन काउंसिल में आप अप्लाई करेंगे और यूनियन काउंसिल से आप सर्टिफिकेट लेंगे ऑफ परमिशन के मैं दूसरी शादी कर लूँ। अगर इन केस वो मर्द ऐसा नहीं करता तो औरत के पास कानून बिल्कुल उसको रास्ता देता है कि वो जाए और फैमिली कोर्ट में उसके अगेंस्ट एक प्राइवेट कंप्लेंट है वो फाइल कर दे। वो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर देगी जिसमें उस मर्द को 1 साल सज़ा और 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है, उसको कैद की सज़ा हो सकती है। लेकिन बात यह है कि ये हमें अपने हकूक़ से आगही नहीं है। अगर आगही हो तो इस तरीके से वो प्रैक्टिस रिपीट ना हो। दूसरी बात यह है कि अगर एक से ज़ायद इजाज़त मिल भी गई है, शादियां हो भी गई हैं, तो फिर दूसरी सूरत में यह है कि वो उस दोनों के दरमियान उसको इक्वालिटी करनी पड़ेगी। अब ये नहीं है कि अगर दूसरी नई बीवी आ गई है तो पहली वाली को वो निगलेक्ट कर देगा। उसको कानून ये कहता है कि अगर वो निगलेक्ट करता है तो वो पहली बीवी या अगर दूसरी बीवी वो समझता दोनों को निगलेक्ट कर रहा है तो दोनों मिलकर उनके खिलाफ फैमिली कोर्ट में जाके वो दावा दायर कर सकती हैं और दावा दायर करके उसको मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं, उससे अपने डावरी आर्टिकल्स वापस मांग सकती हैं और उसको फोर्स कर सकती हैं कि वो उनको अलग-अलग भी रखे। क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर तुम्हें शादियां करने की इतनी ज़्यादा जल्दी है तो फिर तुम्हें उनको जो लाइवलीहुड है, जो उनका लाइफस्टाइल है, वो भी मेंटेन करके दो। और ये भी औरत पे पाबंदी नहीं है कि वो पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी बीवी के साथ रहे, ये उसका हक है। अगर वो चाहे तो वो अलग भी रह सकती है, लेकिन ये है कि इसके लिए फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, अच्छा, इस पर मैं मज़ीद सवाल भी करूँगी, बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया। एक कॉलर है हमारे साथ, जुल्फ़िकार है गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। टीवी का वॉल्यूम तुसी कम कर लियो ते कट कर लियो तो मैनू आवाज़ नहीं चंगी आएगी तुहाडी। वालेकुम सलाम जी। जुल्फ़िकार भाई की बोलोगे तुसी? मैडम मेरा सवाल ना सीना करने वाला है, मेरी मशीरा नूं 2-2.5 साल हो गए ते अगे। हाँ जी, ते ओ केस कीता ही वकील दे थ्रू गैर नाल कि चलो कोई खर्चा बच्चियां ने 2 ते लग जावे, लेकिन उन्हें कोई सही कार्रवाई नहीं की वकील ने, ते हुण बाहर चला गया है। कि उन्हें इस बारे च दर्ज की हो सकता है? बैठी है 2 बच्चियां लैके इत्थे ते इन्ने जो कोई भरा भी नहीं है जेड़े ओहदे कोई देखभाल कर सकन। कोई कानूनी दस चलो जे कोई है रखा जाए। इसकी बहन को छोड़ गया है, इसका बहनोई और बाहर भाग गया है, तो बच्चे भी नाल हैं। जी मैं बताता हूँ, ये बड़ा एक कॉमन प्रैक्टिस हुई पड़ी है आजकल के। मर्द जो है अगर फरारियत इख्तियार करता है तो कानून उसको फिर रास्ता देता है औरत को कि जो मर्द की जो प्रॉपर्टी होती है औरत दावा करे और इसकी प्रॉपर्टी को वो अटैच करवा सकती है, वो वहाँ पे उसकी ऑक्शन होगी, वो बिकवा सकती है। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं है, फिर मैं बताता हूँ जी, कानून उसके बारे में भी बड़ा वाज़े है। जो मुहम्मदन लॉ है सेक्शन 370 उसमें बड़ा वाज़े है कि अगर मर्द वो कमाने के काबिल नहीं है या वो दे नहीं सकता या वो अननोन है जगह पे, उसके वेयर अबाउट्स का नहीं पता चल रहा, तो फिर औरत वो मेंटेनेंस पे करेगी। लेकिन अगर औरत की भी फाइनेंशियल कैपेसिटी ऐसी नहीं है तो फिर जो बच्चों को दादा है तो दादा की फिर ये जिम्मेदारी है, इन्हें चाहिए कि दादा को भी बीच में पार्टी बनाएं बच्चों का और उसके खिलाफ दावा दायर करें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उसके बेटे के हैं, तो वो जाके उस दादा के खिलाफ भी उसको पार्टी बनाएं केस में और उसके खिलाफ दावा दायर करें, तो इनको ज़रूर रिलीफ मिलेगा। अच्छा। और उसके अलावा ये है कि देखिए, जब दादा को पार्टी बनाएंगे, दादा के नाम पे भी कोई प्रॉपर्टी होगी तो कोर्ट से जाके स्टे ऑर्डर भी हासिल करें और उस प्रॉपर्टी को आगे बेचने ना दें। तो जब वो कुछ ना कुछ तो उनके पास होगा,
कोई उनकी मनकूला या गैर मनकूला जायदाद होती है तो उस मनकूला या गैर मनकूला जायदाद को वो अटैच करवा के जो अपने नानो निफ़का है ये उसको पूरा कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं भी करना चाहूँगी, क्या पाकिस्तानी कानून के मुताबिक मर्द की प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा तलाक के बाद औरत को मिल सकता है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। ये बात समझ लीजिए कि तलाक जब इफ़ेक्टिव हो जाती है, मौसर हो जाती है, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि तलाक जब देते हैं तो उसके लिए 90 डेज़ का पीरियड होता है। उस 90 डेज़ के पीरियड में अगर उनके दरमियान सुलह हो जाती है, कंसिलिएशन हो जाती है, तो फिर इस दौरान अगर मर्द की वफ़ात हो जाती है तो फिर जो वो खातून है उसको उसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर आप ये नहीं कह सकती कि तलाक की सूरत में जो प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा वो नहीं है। जब मियाँ बीवी के दरमियान तलाक वाक़या हो जाती है, जो औरत है वो मर्द की प्रॉपर्टी में से हिस्सादार नहीं रहती। हाँ जी, मोहम्मद साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कैसी तबीयत है? जी हेलो। जी भाई, कैसी तबीयत है आपकी? जी जी, मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछेंगे? मैं ये मालूम कर रहा हूँ कि जो है शादी के बाद में अगर मालूम होता है कि लड़का जो है बीवी के लायक नहीं है, अब अगर वो जो है कोर्ट से जो रुजू करते हैं, लड़का तलाक नहीं देता, उसके रिश्तेदार उसके लिए खड़े हो जाते हैं, तो 3 साल का टाइम देती है अदालत कि 3 साल तक इस लड़के का इलाज होगा, फिर जो है उसके बाद में देखेंगे। अब उसमें 2-3 साल और लग जाते हैं मजीद जो है। अगर खुला के लिए कोई दूसरा तरीका इख्तियार करते हैं तो फिर जो अदालत से ये होता है कि इसको मेहर भी नहीं मिलेगा और जो है अपना सामान भी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या सेफ्टी हो और कौन सा कानून है जो है? आप शो देखते रहिए, आपको अभी जवाब मिल जाता है। जी मुजफ्फर साहब, सवाल समझ आया आपको? जी मुझे समझ आ गई है। देखिए, इन्होंने बेसिकली बात की है इम्पोर्टेंसी की, जो मैंने पहले टॉपिक पे मैंने जिक्र किया था कि वन ऑफ द रीजंस ये भी है तलाक होने की। अगर मर्द इस काबिल नहीं है तो अदालत जो इन्होंने कहा जी 3 साल का जो वो टाइम देती है, ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कोई इम्पोर्टेंट है पर्सन और औरत इस इशू को कोर्ट में रेज करती है, ये वन ऑफ द ग्राउंड्स है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की, तो औरत अदालत में जाती है और वो कहती है कि जी मेरा जो उसका जो मर्द है वो इम्पोर्टेंट है और वो इस काबिल नहीं था, तो अदालत जो है डिग्री जारी करने से पहले वो उसको 1 साल का टाइम दे सकती है मर्द को कि वो कोर्ट को सेटिस्फाई करे कि आया कि 1 साल के अंदर अंदर वो इस काबिल हो गया है या नहीं हो गया। अगर वो इस 1 साल के अंदर वो काबिल नहीं हो गया तो अदालत फिर जो ऐसे निकाह को वो ख़त्म कर देती है। मगर वो कह रहे हैं ना कि 3 साल हो गया, मतलब वो अपनी बेगम, वो आप खुद सोचे ना, अदालत के चक्कर लगा रहे हैं, बेगम जो है वो नहीं। ये एक देखिए, ये एक वन ऑफ द मेजर ग्राउंड्स है फॉर सीकिंग खुला। और जहाँ पे खुला, देखिए खुला में भी ऐसा नहीं है, इस पे अब फेडरल शरीयत कोर्ट का भी एक फ़ैसला आ चुका हुआ है। उसमें वो ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर केस में आपको हक महर से दस्तबरदार ही होना है। जहाँ पे जो रीज़न है वो आदमी के पार्ट पे है कि वो वजह बन रहा है इस खुला की। जैसे मैंने पहले कहा कि एक होता है घर छोड़ देना और एक मजबूर कर देना कि घर को छोड़ जाए। अब देखें ना, वो हो सकता है बाप हो, भाई हो, कोई हो, यू नो, अब वो परेशान है, उन्होंने अपनी शायद बहन बेटी किसी के लिए पूछा है, मगर वो ये कह रहे हैं कि हमें खुला के लिए कोर्ट जाना पड़ा उस बंदे की बेगम जो थी, वो उनको उससे रिश्ता ख़त्म करने के लिए। अब उसमें जो सारे हुकूक हैं, वो सारे जो राइट्स हैं, वो क्या होंगे और किस तरीके से? इट्स बिन लाइक 3 years नाउ। हाँ जी, वो ये है कि जितना जब से ये खातून ने रिश्ता ख़त्म किया है और इद्दत पीरियड तक, एक तो अपना वो इनसे मेंटेनेंस क्लेम करें, दूसरा उनसे अपने डावरी आर्टिकल्स भी उनसे क्लेम किए जा सकते हैं, तीसरा ये है कि वो उनसे अपनी डावर अमाउंट है जो हक महर है बेसिकली वो भी उनसे क्लेम की जा सकती है उस बंदे से। अच्छा। चौथा ये है कि चूँकि वो अगर शादी के काबिल नहीं था तो उसके खिलाफ डैमेजेस का दावा भी किया जा सकता है कि हरजाने का दावा करें कि इसने मेरी लाइफ को स्पॉइल किया है। किया तो सही है। एक कॉल भी है उस्मान की, हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। जी मैं उस्मान बात कर रहा हूँ। जी उस्मान, मेरा सवाल ये है जी मेरा सवाल ये है कि ना अदालत में हमने केस दायर किया था एक बच्चों के खर्चे के लिए। अच्छा, कस्टडी के लिए वो खर्चे के लिए केस दायर किया था, तो उसमें हमने उसके दादे को, बच्चे के दादे को ना पार्टी नहीं बनाया। तो अब वो केस डिग्री हो गया, अजरा दायर हो गई है उसमें, लेकिन उसके नाम प्रॉपर्टी भी नहीं है और वो चला गया यहाँ से। अच्छा, तो अब वो कैसे क्लेम करेंगे बच्चों का खर्चा? आपका जवाब अभी ब्रेक के बाद हम यहाँ पर मुजफ्फर साहब से पूछेंगे कि कानून क्या कहता है इस बारे में। शो देखते रहिएगा। टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, हम आज बात कर रहे थे ब्रोकन होम्स के ऊपर, तलाक के बाद जो औरत और मर्द के राइट्स होते हैं उसके ऊपर। एक उस्मान साहब की कॉल आई थी ब्रेक से पहले, जिन्होंने पूछा कि अगर मर्द भाग गया है, पीछे प्रॉपर्टी भी कोई नहीं है, तो अब क्या करें, किस तरीके से अपने राइट्स हासिल कर सकते हैं। ओवर टू यू। जी, मैंने पहले भी बताया था कि अगर मर्द फरार हासिल कर गया है तो जो दादा है वो जिम्मेदार है। नहीं, अब पीछे प्रॉपर्टी कोई नहीं है। प्रॉपर्टी में वो उसी की तरफ आ रहा है। अच्छा। आप इन्होंने इनके केस में इन्होंने कहा कि जी इन्होंने दावा दायर किया लेकिन दादा को पार्टी नहीं बनाई और उसकी एग्जीक्यूशन भी फाइल हो चुकी है। तो इस ऐसी केस में इनको चाहिए कि दोबारा से जाके ये एक दावा दायर करें, दादा को पार्टी बनाएं। अगर वो फिर भी वो मेंटेनेंस पे नहीं करते तो फिर कानून इनको इख्तियार देता है कि 1 साल के लिए। अच्छा, एक साल के लिए क्या? 1 साल के लिए वो उनको जेल में भिजवा सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो जब है कि जब दादा है। अब आपके हर केस के जवाब में दादा आ गया। अगर दादा भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो फिर की करना है? फिर क्या था, ये था कि हाई कोर्ट में एक केस हुआ था 2012 में, जो रिपोर्ट हुआ PLD 2012 लाहौर 445 सफ़ा पे। अच्छा। जिसमें अदालत ने हुक्म दिया था कि जो मेंटेनेंस है वो बैतुल माल में से अदा की जाए। अगरचे बाद में ये जो फैसला था, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओन नहीं किया या एंडोर्समेंट नहीं मिली उसको, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा डिसीजन था, क्योंकि रियासत जो हम कहते हैं कि माँ जैसी होनी चाहिए, तो फिर वो ऐसा ही है। अगर कोई भी वहाँ पे पेरेंट्स नहीं है, दादा भी नहीं है, बाप भी भाग गया है, प्रॉपर्टी भी कोई नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो बैतुल माल में से अदालत अगर चाहे, ये एक नज़ीर मिलती है ऐसी। हाँ। जिसमें बैतुल माल को हुक्म दिया गया था कि वो बच्चों के लिए वो खर्चा वहाँ से अदा किया जाए। ठीक है, खादिम साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम खादिम साहब, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी सर। जी खादिम साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी सर, मेरा सवाल ये है कि शोहर ने तलाक नहीं दी। शोहर ने तलाक नहीं दी, बीवी ने बताए बगैर किसी और से शादी भी कर ली, उसके माँ बाप ने किसी और से शादी कर ली, तो शोहर को पता भी नहीं है कहाँ से अदालत से तलाक ली है नहीं है, कोई नोटिस वगैरह भी नहीं लिया, तो इसका जवाब कानूनी और शरई तौर पर दीजिएगा क्या है? अच्छा ठीक है, आप शो देखते रहिए, आपको जवाब मिलता है। बीवी ने खुला ली है, वो जो 3 नोटिस जाते हैं ना घर पे, वो 3 नोटिस उस सेम पते पे गए, कोई नहीं है, उसको रिसीव नहीं हुए बंदे को, ना इसने तलाक ली है। ठीक है, तो अब ये है कि बीवी ने दूसरी शादी कर ली है। अब कानून क्या कहता है? अब देखें, आप बात कर रहे थे ना मर्द के कोई राइट्स नहीं, अब आपको बताने पड़ेंगे मर्द के क्या राइट्स हैं। जी मैं बताता हूँ। ऐसी सूरत में जब औरत ने जो प्रॉपर चैनल इस्तेमाल नहीं किया और दूसरी शादी कर ली, तो ये सिंपल एक जिना के ज़ुमरे में आता है। इसके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमा दर्ज होगा और फ़ौजदारी मुकदमा में आप FIR दर्ज करवा सकते हैं उसके ख़िलाफ़ और उसको सज़ा करवा सकते हैं। लिफाफा भी तो आ जाता है ना अमूमन, समटाइम्स नोटिस के बगैर। नहीं, देखिए, खाली लिफाफा अगर आता है, आप उसको साबित भी तो करना पड़ेगा ना कल को। अगर देखिए, अब खुला के बारे में अभी जो लेटेस्ट जजमेंट आई है हाई कोर्ट की, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो खुला है वो मर्द की इजाज़त के बगैर, वो कहते थे कि ये एक कोई प्रॉपर ये तलाक नहीं होती है, क्योंकि जब तक मर्द इसमें अपनी कॉन्सेंट ना दे या फिर औरत साबित ना कर दे। अब ये ज़िम्मेदारी अदालतों पे भी आयद होती है कि ऐसे ही वो कैजुअली कोई अगर खातून क्लेम लेकर आती है कि जी मुझे तलाक दे दी जाए, खुला लेना है मैंने, तो अदालत पहले मामले की पूरी तहकीकात करे और देखे कि आया कि वाकया ही उसके साथ कोई जुल्म का पहलू है, ऐसा क्या उसने साबित किया है या नहीं। हो सकता है कि मियाँ को रिसीव हो रहे हो लेटर्स और सारी चीज़ें वो रिसीव कर रहा हो या रिसीव नहीं कर रहा हो जानबूझ के, और लाइक अब बीवी कब तक ऐसे बैठी रहेगी अगर उसको खुला चाहिए और इसी इंतज़ार में बैठी रहे, वो आगे से गेम करता रहे, फिर सामने वाले को उधर का भी तो फिर सीन नहीं पता। देखिए ना, ऐसा नहीं है कि अगर मियाँ विजिलेंट नहीं रहेगा तो बाद में वो उज़र भी नहीं उठा सकेगा। जो खातून है उसके पास अदालत की एक डिग्री मौजूद होगी, जब अदालत की एक डिग्री मौजूद होगी उसके बाद वो शादी करती है। खुला लेने के बाद फिर उसको खुला का जो नोटिस है वो यूनियन काउंसिल में देना पड़ेगा और यूनियन काउंसिल को 90 दिन के अंदर वो दोनों पार्टीज़ को नोटिस करेगी हर 30 डेज़ के बाद, और वो कोशिश करेगी कि उनके दरमियान मीडिएशन हो जाए। अगर फिर भी नहीं होती तो फिर जाके औरत के लिए जायज़ है कि वो दूसरी शादी कर ले। मोहम्मद साहब की कॉल है, मोहम्मद इरफान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहम्मद इरफान भाई, क्या कहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बंदे की बीवी नाराज होकर चली जाए घर से, हाँ, तो जो मवार लिखी होती है महीने की, क्या अगर
सुलह करके वापस चली जाती है। सुलह से वापस चली जाती है। अच्छा ठीक है, फिर अगर वो सुलह करके वापस चली जाती है, मतलब 2-4 महीने नाराज रहती है, तो जो मवार लिखी होती है तो वो तलाक को तय शोर का देना या नहीं? हाँ जी, ऐसी आपको जवाब देते हैं जी। ऐसी सूरत हाल में जब खातून बिला वजह अगर नाराज होके जाएगी तो कानून कहता है कि जो औरत बिला वजह घर छोड़ती है वो किसी नानो निफ़्का की हकदार नहीं होती है। तो लेकिन ये है कि ये तो मैटर ऑफ एविडेंस है कि अदालत में आप साबित कर पाएँ या वो क्लेम करें तो फिर है। लेकिन ये बट एक पक्की बात है कि जो मर्द है वो ज़िम्मेदार है, वो कफ़ील है, क्योंकि जो औरत है और बच्चे होते हैं वो उसकी रियाया समझे जाते हैं। अल्लाह ने उनको कहा है कि ये आपकी रियाया, आप उनका ख्याल करें। तो कफ़ालत की ज़िम्मेदारी वो मर्द पे ही आयद होती है। उसमें भी, इस सिचुएशन में भी, इस सिचुएशन हाँ। लेकिन ये है कि जहाँ पे वो गैर ज़रूरी तौर पे घर से चली जाए तो ऐसी सूरत हाल में कानून भी कहता है, लेकिन ये साबित करना पड़ेगा कि वो बिला वजह और गैर ज़रूरी तौर पे वो घर छोड़ के गई है। तो फिर कानून ऐसी सूरत में मर्द को प्रोटेक्शन देता है कि उसके को मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ेगी उस औरत को। अच्छा, वैसे औरत तो बड़े सारे रीज़न बना ही लेगी, औरत है पैदा कर लेगी बहुत से रीज़न। मोहम्मद असगर साहब की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। असगर साहब क्या पूछेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। असगर साहब क्या पूछेंगे? मैंने पूछना ये था कि अगर मैंने तलाक दे दी है बीवी को, तो हलाले का जो तरीका है वो कानून में क्या है? मतलब तो इस्लाम में है ना, तो कानूनी तौर पे क्या होता है? आपको बताते हैं जी। अच्छा, ये मर्द ने तलाक दे दी है औरत को, बात ख़त्म हो गई, तो क्या दोबारा उसी औरत से शादी कर सकता है वो? मैं बता देता हूँ जी। ये ज़रा समझ लें कि अगर औरत खुद खुला लेती है अदालत से तो बग़ैर हलाला किए, यानी कि अगले मर्द से शादी किए बगैर दोबारा उसी मर्द से शादी कर सकती है। अच्छा। लेकिन अगर मर्द तलाक देता है तो फिर औरत को अगले मर्द से शादी करके और वो अपनी मर्जी से तलाक दे, फिर दोबारा जाके पहले खामन से शादी कर सकती है। ऐसे नहीं हो सकता। ये हमारा कानून कह रहा है। ये हमारे कानून की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर खुला औरत खुद लेती है, खुला की सूरत में दोबारा औरत उसी मर्द से निकाह कर सकती है और हिलाला की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि खुला जो है वो एक तलाक समझी जाती है, वो 3 तलाक नहीं है, वो मौसर नहीं है। तो अगर मर्द तलाक देता है और वो तलाक मौसर हो जाती है, 3 तलाक़ें वाक़या हो जाती हैं, तो ऐसी सूरत में फिर औरत को हलाला करना पड़ेगा। पहले कहीं शादी करके फिर उसके बाद पहले कहीं शादी करेगी और वो अपनी मर्जी से तलाक दे, क्योंकि ये भी तो एक आजकल एक बिज़नेस की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है ना कि जी आप हलाला करते हैं, इस शर्त पे पैसे दे के करवा लेते हैं कि जी आप मुझे फ़ौरन तलाक दे देंगे और मैं दोबारा वापस उसी शख्स से शादी कर लूँ। ये भी गैर इस्लामी है बेसिकली। तो वो अपनी मर्जी से तलाक दे और फिर दोबारा वो अपने पहले खामद के पास पहले तो उसकी दूसरी शादी का रिश्ता पहले कोई ढूंढे, ये भी तो बड़े मसले। खैर चलें जी, एक और कॉल है हमारे साथ। नाम बताइएगा जी। शहजाद अकबर। शहजाद अकबर साहब, क्या सवाल है जी? वालेकुम जी, क्या सवाल है आपका शहजाद साहब? मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि यूनियन काउंसिल में तलाक को मुअस्सर करने का इख्तियार किसके पास है? पहले तो चेयरमैन यूनियन काउंसिल थे, वो उसको मुअस्सर करते थे। आजकल कौन तलाक को मुअस्सर कर सकता है? ओके, विल आंसर यू बैक। जी, आजकल चूँकि जो चेयरमैन्स नहीं हैं तो उनकी जगह पे सेक्रेटरीज़ हैं बैठते वहाँ पे, वो इख्तियार सेक्रेटरी को तफवीज़ किया गया है। तो सेक्रेटरी वो सेम पावर्स एक्सरसाइज करता है और वो तलाक का मौसर का सर्टिफिकेट जारी करेगा जी, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक और सवाल है, कॉलर भी हमारे पास बहुत सारी, मगर ब्रेक ले लेते हैं ताकि ब्रेक से वापस आते हैं तो मुसलसल जिस तरह से तसलसल चल रहा है उसी के ऊपर बात करेंगे। मगर एक बात, तलाक के ऊपर इतने केसेस, पाकिस्तान पूरा मुझे लगा जाग उठाया आज। इतने सवाल, इतने ऐसे सवाल, मैं आपको बताऊं, मैंने इतने कोई सवाल लिखे हैं, उसमें से कोई भी एक ऐसा सवाल नहीं है जो आप लोगों ने पूछा है। सारे सवाल नवे हैं, ऐसे सवाल हैं जो मुझे लगता है वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी से जुड़े और बाकियों को भी बड़ा ज़्यादा अवेयरनेस मिल रही है आप लोगों के सवालों से। कॉल कीजिए, बहुत सारी रहनुमाई हो रही है लोगों को। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं ब्रोकन होम्स के ऊपर। डिवोर्स के बाद औरत और मर्द के क्या राइट्स होते हैं, वो सारे हुकूक जो हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। मुजफ्फर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप कॉल कर रहे हैं, मज़ीद कॉल कीजिए आपकी रहनुमाई के लिए। यहाँ पर मुजफ्फर साहब जो है वो जवाब देंगे और कोई भी ऐसे मसले हैं। एक सवाल मैं भी पूछना चाही थी कि जो डिवोर्स के बाद अगर बीच में बच्चे होते हैं, ठीक है ना, तो वो जो बच्चे हैं जब उनको उनका ख़र्चा पानी सब कुछ जो है वो बाप पे कर रहा होता है, अगर माँ के पास बच्चे रह रहे हैं, तो किस एज तक जो है कानून कहता है कि इनको खर्चा पानी देना है? देखिए, जो लड़का है वो 18 साल की एज तक आदमी पाबंद है कि उसका खर्चा वो पे करे। ठीक। और इन केस ऑफ फीमेल जो है बेटी है तो उसकी जब तक शादी नहीं हो जाती तो कानून कहता है कि तब तक आपने खर्चा पे करना है। क्या बात है जी। लेकिन मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा एक चीज़ कि अगर बेटी की शादी हो जाए और शादी के बाद उसको तलाक हो जाए तो दोबारा से बाप उसका खर्चा देने का भी पाबंद है। ऐसी हमारे कानून में भी नज़ीरें मिलती हैं। ये नज़ायर ऐसे बहुत सारे मिलते हैं कि बाप पाबंद है। मैंने आगे पहले शुरू में बात की थी कि हकूक सारे ख़वातीन के ही हैं और बहुत सारे हकूक हैं। तो औरत अगर उसको तलाक भी हो जाएगी बेटी को तो फिर भी बाप देने का पाबंद है। अमार है कॉलर, उनसे भी पूछ लेते हैं क्या मसला है उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अमार साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मेरा सवाल ये है कि आज से 2.5 साल पहले मेरे वालिद साहब ने मेरी अम्मी को एक तलाक दी थी। अच्छा। कागज भेजा था, तो मेरी वालदा को 2.5 साल हो गए, तो मेरे माँ बाप का रिलेशन नहीं रहा, मतलब कि ना उन्होंने देखा एक दूसरे को ना मिले हैं। तो क्या उनकी वाकई कानूनी तौर पर तलाक वाक़या हो गई है कि नहीं हुई? जी जवाब दीजिए। मैं बताता हूँ जी। अगर देखें आपने एक तलाक दी है और उसके बाद आपका रुजू नहीं हुआ है, आपकी मीडिएशन नहीं हुई है, रिकन्सिलिएशन नहीं हुई है, तो ऐसी सूरत हाल में वो दूसरी तलाक अगले नेक्स्ट मंथ वो हो जाएगी। यानी 90 डेज़ का जब पीरियड लैप्स कर जाएगा और आपके दरमियान रुजू नहीं हुआ तो फिर वो तलाक वाक़या हो जाती है। तो वो दोबारा से वो उनका जो है वो चांस नहीं है, वो बग़ैर हलाले के दोबारा वो उनकी वो ज़ौजियत में नहीं आ सकती। अच्छा, बाप बच्चों को कितना ख़र्चा दे सकता है, इस बात का तयन कैसे किया जा सकेगा? हाँ जी, देखें कि मतलब एक पर बच्चा, अगर 3 बच्चे हैं तो पर बच्चा क्या होगा, और अगर एक बच्चा है तो फिर क्या होगा, कानून क्या कहता है? देखिए, कमाई के हिसाब से देगा? जी बिल्कुल आपने पिन पॉइंट सही किया है कि ये फाइनेंशियल स्टेटस है ऑफ द हस्बैंड ऑफ द पर्सन कि उसका क्या है फाइनेंशियल। अब एक मजदूर है, अब एक मजदूर से वो तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो पर मतलब वो 1 लाख रुपए महीना एक बच्चे को दे दे। अगर वो एक कोई बिजनेसमैन है, फैक्ट्री ओनर है, वो उसका डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है। और अगर एक मजदूर है तो आपने फाइनेंशियल स्टेटस कोर्ट ने देखना है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, और हमारी शरीयत भी यही कहती है। तो ये जो अदालत है FBR से चेक करती है या फिर ज़बानी कलामी जो बात कर रहे होते हैं वो बता रहे होते हैं उस तरह से चेक कर लेते हैं? नहीं, इसमें अदालत ने जो कहा है वो कहते हैं कि मर्द की जो ज़ुबानी बात है उसको फ़ौक़ियत नहीं दी जाएगी, उसके लिए दस्तावेजी सबूत उसको फ़राहम करना ज़रूरी है। लेकिन कोर्ट ओवरऑल जो है स्टेटस ऑफ दी पार्टीज़ को मद्देनज़र रखती है, जो हक महर है उसको देखती है, क्योंकि हक महर भी एक शरफ़ की अलामत है, वो ख़ानदान में डिटरमिन करता है कि पार्टीज़ का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। तो ऐसी सूरत हाल से भी कोर्ट इससे भी मदद लेती है जो अटेंडिंग सर्कमस्टांसिस हैं। ठीक। क्या बाप बच्चों की कस्टडी ले सकता है? किन सूरतों में बच्चे माँ की तहवील में ही रहेंगे? जी बिल्कुल। बल्कि रुक जाए, कॉल लेते हैं जी, लोगों के मसले हल हो जाए। मेरे तो बड़े सारे सवाल हैं लिखे हुए। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है? हमीदा जी हैदराबाद से बात करिए। जी हमीदा जी क्या कहेंगी? जी हेलो। जी हमीदा जी हैदराबाद से क्या सवाल करना चाहेंगी? हाँ जी, ये सवाल करना है। मेरे मियाँ ने शादी की थी, वो तलाक भी दे चुका 3 मरतबा। मैं सवाल कर रही हूँ कि मेरे मियाँ ने शादी की थी 2005 में और जज था, सेशन जज। हेलो, आपका सवाल समझ नहीं आ रहा मुजफ्फर साहब को। आप टीवी पीछे से बंद करेंगी तो मुझे आवाज़ आपकी आएगी। टाइम कम है, जरा जल्दी टीवी बंद कर दें। बंद कर दिया जी शुक्रिया। आपके मियाँ ने शादी की थी 2005 में, 3 महीने बाद तलाक दे दी थी और उसके बाद सेशन जज था। अच्छा, डेथ हो गई है। उसके बाद मुझे पता चला है कि वो औरत जनाजे में आ गई
और उसके तलाकनामे भी मेरे पास पड़े हुए हैं, उसके जो शवाहिद भी पड़े हुए हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है जी। लेकिन वो मान के नहीं दे रही है, मान के नहीं दे रही है। उसके पीछे भी कोई जज लगा हुआ है, वो सारे हमारे जो खेतों पे उसों पे सारों पे कब्जा करवा दिया है उसने। और उस औरत से एक बच्चा तो उसके बाद तलाक के बाद पैदा हुआ 2008 में। 2005 में मैं तलाक हो चुकी थी। आप माइंड इट, ये मैं बिल्कुल सही कह रही, मैं खुद एडवोकेट हूँ। अच्छा, तो सवाल का कुछ मुझे समझ कुछ नहीं आया, मगर आपको जितना कुछ समझ आया तो प्लीज़ आप जवाब ज़रूर दे दें थोड़ा। मुझे बस इनका इतना समझ आया कि उन्होंने कुछ जो इनका साबका खामिद है उन्होंने कुछ कब्ज़ा वगैरह करवा दिया है, तो ये बेसिकली ये कानून का तहरुक करें जाके, ये सीधा कोर्ट में जाएं, उनके ख़िलाफ़ बताएं जाके, अपने मेंटेनेंस लें जाके, अगर कोई बच्चे हैं तो बच्चों की मेंटेनेंस क्लेम करें, अपने डावरी आर्टिकल्स उनसे रिसीव करें जाके, जो इन्होंने उनके पास चीज़ें छोड़ी हुई हैं वो सारी की सारी रिसीव करें, तो जो इनके हकूक़ हैं वो तो इनको मिलेंगे। अगर वो कोई एक्स्ट्रा जो है इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो उसके लिए कानून मौजूद है। थैंक यू सो मच मुज़फ़्फ़र साहब, आपने काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया, काफ़ी लोगों के सवालों का जवाब दिया, और यही करने के लिए हम यहाँ पे बैठे थे ताकि लोगों की रहनुमाई हो सके, लोगों को समझ आ सके कि उनके पास क्या क्या राइट्स हैं जो उनको नहीं पता होते कि डिवोर्स के बाद भी कोई राइट्स होते हैं। येस, डिवोर्स के बाद बहुत सारे राइट्स होते हैं। जी आज के एपिसोड में हमने आपको बताया, ये एपिसोड आप सेव कर लीजिएगा, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं ताकि दोबारा रिपीट पे जितने सवाल हमने यहाँ पे जितने जवाब लिए हैं कॉलर्स के भी और हमारे सवालों के भी, तो उससे आपकी काफ़ी रहनुमाई होगी और आपको पता होगा कि आपके कौन कौन से राइट्स हैं। दूसरी बात ये कि कानून के पास जाया कीजिए, कानून से हाथ मिलाया कीजिए। कानून के बड़े सारे जो लॉज हैं वो आपके लिए, आपके हक के लिए होते हैं। अगर आप कानून के पास जाएंगे तो आपको आपका इंसाफ मिलेगा। ठीक है, एक ब्रेक मिलते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, अभी हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ख़ास तौर पे जो यूथ है हमारी, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो पढ़ भी रहे होते हैं साथ साथ और अपना ख़र्चा पानी पूरा करने के लिए कॉल सेंटर्स वगैरह में जॉब करते हैं। उनमें से एक मैं भी थी स्टूडेंट, मैंने भी कॉल सेंटर में जॉब की थी, टेली मार्केटिंग की जॉब की थी, जिसमें एक कंपनी होती थी, रिजॉर्ट कंपनी, गोलों की कंपनी थी बाहर की, तो बड़ा इंग्लिश बोलना पड़ता था, ये तो इस तरह की कंपनी थी। बट अच्छा खासा मेरा पैकेज उधर अच्छा बन जाता होता था, मेरी स्कूल वगैरह की फ़ीस भी निकल जाती होती थी, ट्यूशन की भी, बस के आने जाने के मेरे किराए भी निकल जाते थे, डबल बस बदल के आती थी, तो बड़ा अच्छा सीन था। और इसी तरह से मुझे लगता है बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है, काम करने की चाह भी पैदा हो जाती है, और बच्चों के अंदर जो नए स्किल्स हैं वो उजागर हो जाते हैं। तो इट्स अ वेरी नाइस जॉब कॉल सेंटर्स की। आज हम आपके सामने ये सारी बातें पूछेंगे हमारे मौजूद मेहमान से कि किस तरह से की जा सकती है, इसके क्या क्राइटेरियाज़ हैं और किस तरह से अवेलेबल हो जाती है जॉब। मुस्तफ़ा खालिद साहब हैं जो कि कॉल सेंटर के डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं मुस्तफ़ा साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक, आप ठीक हैं? जज़ाकल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कॉल सेंटर की जॉब नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए किस हद तक मौजू है? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ पे आके इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ और बताऊँ। मुझे बहुत शुक्रिया आपका और आप लोगों की टीम का जिन्होंने हमें मौका दिया कि आके एक्सप्लेन करें। वेल, स्टार्टिंग सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि कॉल सेंटर एक्चुअली है क्या। कॉल सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना स्किल सेट डेवलप कर सकते हैं, और आजकल का जो दौर है जहाँ पे जो हमारी यूथ है दे हैव लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ स्किल सेट, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे आप स्किल सेट डेवलप कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो एजुकेशन है उसका सिस्टम को बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से जब आप स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो आपके पास एक डिग्री तो होती है, एक नॉलेज तो होता है, पर उसको अप्लाई कैसे करना है वो स्किल सेट मिसिंग होता है। तो कॉल सेंटर एक ऐसी फील्ड है जो आपको स्किल सेट से नवाजता है और आपको एक्चुअली प्रैक्टिकली बताता है कि आपने हैंड्स ऑन चीज़ें कैसे करनी है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं बच्चों के जब ये कॉल सेंटर्स में जॉब करते हैं? इज़ दैट वेरी राइट? कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर हो जाती हैं। दूसरा इसमें यह है कि आप में कॉन्फिडेंस बहुत आता है, एक्चुअली सिस्टम यूजेज आपको आती है, सॉफ्ट स्किल्स आते हैं। और मेरा ही मान है कि कॉल सेंटर का एक एजेंट, हमारे उस्ताद कहा करते थे और जब हम इस लेवल पे पहुँचे हमने भी सीखा है कि जो जितना अच्छा इंसान होता है आई बिलीव कि वो इतना अच्छा कॉल सेंटर का एजेंट भी बन सकता है, क्योंकि आप अपनी लोगों की पेन फील करते हैं, सिंपैथी लेते हैं, एंड दैट इज़ हाउ इट गोज़ ऑन। तो आपका जो सवाल था कितना मौजू है, मेरे ख्याल में
जितनी हम जिस दौर पे हम खड़े हैं, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी द यूथ कैन हैव इज टू हैव अ जॉब इन कॉल सेंटर। अच्छा, मुझे बताइएगा क्या कॉल सेंटर्स में जॉब करने के लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है? नॉट एट ऑल। अगर आए तो वो एक प्लस पॉइंट है। इंग्लिश कॉल सेंटर या कॉन्टैक्ट सेंटर अलग होते हैं, उर्दू के कॉन्टैक्ट सेंटर अलग होते हैं। तो अगर आप उर्दू में करना चाहते हैं तो उर्दू की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। इनफैक्ट हमारे पास बाकी ज़ुबानों की भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसा जो हमारी यहाँ बाकी लैंग्वेजेस हैं, जैसा सिंधी है, पंजाबी है, और जो हमारी लैंग्वेजेस हैं सराइकी हैं, तो हम तो उनमें भी हायरिंग कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान से बाहर भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसमें हमें इंग्लिश के अलावा बाकी लैंग्वेजेस के लिए भी हमें रिसोर्स चाहिए होते हैं। रिसेंटली हमने कोरियन कंपनी को सर्विसेज दी थी। तो ज़रूरी नहीं है, अगर हो जाए तो एक एडेड पॉइंट है, अगर नहीं है तो इसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपको इंग्लिश आती है तो इट मीन्स यू कैन कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स आउटसाइड पाकिस्तान एज वेल। तो पाकिस्तान से बाहर जब आप लोगों से बात करेंगे, किसी और मुल्क में जाके अपनी कंपनी को या सर्विसेज को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसमें आपकी पे स्किल थोड़ा सा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू उर्दू लैंग्वेज, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अच्छा, स्टार्ट में अगर एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, ठीक है, तो वो कितना कोई कमा लेगा ये कॉल सेंटर्स की जॉब से? वेल इट डिपेंड्स कि आप किस कंपनी के साथ और किस जगह पे आप काम कर रहे हैं, अभी आपकी डेजिग्नेशन क्या है। अगर मैं एवरेजली बताऊं तो बिटवीन 35 to 45,000 एक स्टार्टिंग पे होती है एक ऐसे बच्चे की जिसने अगर इंटर किया हुआ है। तो अगर इंटर करने के बाद वो अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करना चाह रहा है या आगे को पॉकेट मनी करना चाह रहा है, फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहा है स्टडीज़ के साथ साथ, तो बिल्कुल वो कर सकता है। लेकिन इसमें ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आपने देख के ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करना है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह के लोग मार्केट में होते हैं। सो बेटर टू डू सम रिसर्च बिफोर स्टेपिंग इन। अब आपको पता है स्कैम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर स्टूडेंट कोई जॉब करना चाह ही रहा है, अब इंडिया के देख लें हालात, काफ़ी वहाँ पे स्कैम जो है वो सामने आ रहे होते हैं, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि दिस इज़ द राइट जॉब, कौन सी कंपनी सही है, कौन सी नहीं है? देन ये एक बिल्कुल एक आपका बड़ा अच्छा बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, और थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैं अभी आने से पहले भी अपने एक दोस्त से डिस्कस कर रहा था कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, अगर मैं पाकिस्तान में स्पेसिफिकली लाहौर में बात करूं तो हमारे यहाँ तकरीबन 7,500 के करीब कॉल सेंटर्स अभी चल रहे हैं खाली लाहौर के शहर में। और अगर मैं उनसे बताऊं कि रजिस्टर्ड कितने हैं, हमारे यहाँ एक इदारा है PSEB, जो कि गवर्नमेंट का ओन्ड इदारा है, जो कि सारे कॉन्टैक्ट सेंटर्स को रेगुलेट करता है, चेक करता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर वहाँ के मुताबिक आप स्टैट देखें तो चंद 100 रजिस्टर्ड कॉल सेंटर हैं, तो चंद 100 हैं, और बाकी जो हैं वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। वो क्यों रजिस्टर्ड नहीं है? क्योंकि वो एक ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं जो कि अनएथिकल समझी जाती हैं या लीगली लेजिट नहीं समझी जाती हैं, तो इसलिए वो अपने आप को रजिस्टर ही नहीं करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ कॉल सेंटर का जो सिस्टम को, अल्फाज को या इंडस्ट्री को शायद अच्छा नहीं समझा जाता है, जिन लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि बहुत से स्कैम्स और फ्रॉड होते हैं। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन कि बचा कैसे जाए, आपको चाहिए कि जिस भी कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि वहाँ पे अच्छी तरह रिसर्च करके जाएं, वहाँ की वेबसाइट्स देखें, गूगल रिव्यूज़ देखें, इंटरव्यू में देखें कि आप जहाँ पे आ रहे हैं उनका सेटअप कैसा है, जो आपका इंटरव्यूअर है उसकी इटसेल्फ क्या एजुकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, ऑफिस का सेटअप कैसा है, ये सब चीज़ें देखना तो पहले सवाल ये है ना कि उसको सर्च कैसे करेंगे? सर्च आप ऑनलाइन सर्च करें, जो भी ऑथेंटिक कॉल सेंटर्स होते हैं। अगर मैं कुछ कॉल सेंटर्स यहाँ पे नाम लेना चाहूँ, सर पाकिस्तान में कुछ बड़े बड़े कॉल सेंटर्स हैं, जैसा माइंडब्रिज है, एबेकस है, और कुछ कॉल सेंटर्स हैं। जिस तरह अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूँ तो हमने 2023 के वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग BPO फॉर नाउ। तो आप सर्च करें, ऑनलाइन सर्च करें, वेबसाइट्स पे सर्च करें, गूगल रिव्यूज़ के थ्रू सर्च करें, और उनको सर्च करने के बाद आप डिसाइड करें कि वाकई क्या यहाँ पे आप जाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो भी ऐसे स्कैम वाले कॉल सेंटर होंगे वो ऑनलाइन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कॉल सेंटर्स की जॉब के लिए कौन से बेसिक स्किल्स ज़रूरी हैं? सिस्टम नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम नॉलेज किस हद तक होना चाहिए? एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या सिस्टम में आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, माउस यूज़ कर रहे हैं, हार्डवेयर का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बाकी जब आप हमारे पास यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, किसी भी कॉल सेंटर में ज्वाइन करते हैं, तो वो आपको बेसिक ट्रेनिंग ज़रूर करवाते हैं, और उस ट्रेनिंग में आपको सिस्टम्स के बारे में बताया जाता है, जो एप्लीकेशन। कितनी देर की ट्रेनिंग होती है ये? नॉर्मली टेक्स लाइक 2 to 7 वर्किंग डेज, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट। यस, तो वो कोई इतनी हेक्टिक ट्रेनिंग नहीं होती है, और बड़ा फ्रेंडली माहौल होता है कॉल सेंटर का, बड़ा एनर्जेटिक सा। नॉर्मली यंग बच्चियाँ ज्वाइन करते हैं, तो उनके कॉल सेंटर में बच्चा पार्ट टाइम कर सकता है, जैसे अगर पढ़ रहा है, पढ़ के आए, या कोई जॉब भी कर रहा है, उसके बाद पार्ट टाइम कुछ कहानी?
कॉल सेंटर की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अपॉर्चुनिटी भी है कि आप बिल्कुल पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और 24/7 ऑपरेशनल होते हैं। आप सुबह जॉब कर रहे हैं, आप शाम को काम कर रहे हैं, आप शाम को जॉब कर रहे हैं, आप सुबह कर लें, जैसे मतलब शाम को स्टडीज़ करें, सुबह जॉब कर लें। तो जब भी आपकी 4 घंटे से 5 घंटे की पार्ट टाइम की शिफ्ट होती है और सैलरीज़ को आप हाफ़ कर लें, 35 to 45 है तो उसकी हाफ़ सैलरी पार्ट टाइम में मिलेगी, जिसमें आपको तकरीबन 30 मिनट्स की ब्रेक भी होती है। तो पार्ट टाइम भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और राउंड द क्लॉक होते हैं कि आप 2 जॉब्स अगर करना चाहें, स्टडीज़ के साथ करना चाहें तो भी बिल्कुल आप कर सकते हैं। अच्छा, अब एक स्टूडेंट ने ये कॉल सेंटर की जॉब ज्वाइन कर ली है, आपने बताना ये कि इसमें तरक्की के मौके कितने हैं, क्या आगे उसकी कोई तरक्की भी होगी या बस पार्ट टाइम करके बस उसकी जॉब की जो है पॉकेट मनी बन रही है, दैट्स इट? ये भी 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ है कि आपने किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, उनके विज़न क्या है। अगर आपने किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है जिसका मकसद सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लेना है तो वहाँ पे ऑनेस्टली आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपने बड़ा सोच समझ के ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी हो जिनकी विजन ऐसी हो कि उन्होंने आगे जाके दे आर विलिंग टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वट एवर दे कैन। तो एक तो ये चीज़ ज़रूरी है। दूसरा, आपका अपना स्किल सेट होना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर मैंने कॉल सेंटर में देखा है कि लोग अपनी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, सुबह आएंगे घंटे या 4 घंटे जॉब की और जॉब के बाद फ़ौरन चले गए। उन्होंने अपना काम तो किया लेकिन अगले लेवल पे जाने के लिए क्या कोई टाइम ऐसा लगाया कि जहाँ वो सीख सकें या कुछ और ऐसा काम कर सकें? अगर तो उनमें अपना कोई ऐसा स्पार्क नहीं है या वो खुद ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स, दे आर नॉट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, तो वो कभी भी आगे नहीं कर पाएंगे। मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई हैव डन ECCA, मैं अकाउंटिंग फील्ड से हूँ लेकिन आई एम वर्किंग इन दिस कॉल सेंटर इंडस्ट्री फॉर मोर देन 16 ईयर्स नाउ। सो इट इज़ पेइंग मी वेल। तो मैंने अपनी फील्ड चेंज करके मैं यहाँ पे आ गया हूँ। सो इट पेज़ यू वेरी वेल एंड अगेन ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप विलिंग हैं, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कुछ चीज़ों पे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके आगे, तो बिल्कुल आप आगे जा सकते हैं। कॉल सेंटर्स की जॉब के लिए कितना स्ट्रेस होता है, मतलब एक स्टूडेंट को, ये इसका जवाब आप मुझे देंगे ब्रेक के बाद। ठीक है। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और अभी हम बात कर रहे हैं कॉल सेंटर्स की जॉब में क्या मौके होते हैं, कितनी तरक्की हासिल कर सकते हैं आप, और इसके किस तरीके से आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी जो है वो ऑथेंटिक है जिसके लिए काम करें ताकि कोई स्कैम ना हो। लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि लॉन्ग टर्म के लिए ये फ़ायदेमंद है या नहीं? बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है ये जॉब। इसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं एंड ट्रस्ट मी, इट कैन पे यू रियली वेल। आपको इसमें ये चीज़ जानने की ज़रूरी है, हमने ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि आप किस कंपनी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं और आपका गोल क्या है। बेसिकली आपके इट डिपेंड्स अपॉन योर सेल्फ एज वेल कि आप क्या शॉर्ट टर्म चीज़ें लेके चलना चाह रहे हैं या लॉन्ग टर्म लेके चलना चाह रहे हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म लेके चलना चाह रहे हैं तो शायद आप किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन कर लें कोई जो ऐसा एक इलीगली कोई ऐसा काम करके आपसे ऐसा काम निकलवाएगी जो कि एथिकली सही नहीं है, बट इट कैन पे यू रियली वेल। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो ऑब्वियसली ग्रोथ एक आहिस्ता आहिस्ता आती है, कुछ लेडर्स आपको चलनी पड़ती हैं। तो अगर आपकी कॉल सेंटर में आप आते हैं, आपको जॉब ऑफ़र होती है और साथ ही कोई आपको एक ऐसी सैलरी ऑफ़र की जाती है जो आपको खुद लगता है कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा सैलरी है, तो ये आपका थॉट प्रोसेस ट्रिगर होना चाहिए कि क्या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मैं करना चाह रहा जो कि लेजिट नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक कैंपेन है जो कि एक ऐसी इलीगल एक्टिविटी कर रही है जिसमें एजेंट्स जो हैं जिन्होंने मैट्रिक किया होता है, इंटर किया होता है, वो लाखों रुपए कमाना शुरू कर देते हैं। और उस एज में एक ऐसी लाबाली सी उम्र होती है, लोग इतने मैच्योर भी नहीं होते और उनको लगता है अच्छा इतने पैसे आ रहे हैं तो चलो करते हैं। क्योंकि मैं कॉल सेंटर इंडस्ट्री से काफ़ी अर्से से जुड़ा हुआ हूँ तो मेरे काफ़ी जानने वाले ऐसे हैं कि जिन्होंने ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट की शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए और बाद में उनको काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं फेस करना पड़े। कहीं जगह छापे पड़े, बच्चे जो हैं उनका सारी ज़िंदगी के लिए कैरियर ख़राब हो गया। तो ये चीज़ बड़ा मैटर करती है कि आपने देख समझ के देखना है कि अगर कोई ऐसी जगह है कि जहाँ आपको ऐसी चीज़ लग रही है जो आउट ऑफ द बॉक्स है, जो कि जो ऑर्डिनरी से हट के ज़रा है, तो आपका थॉट प्रोसेस ट्रिगर हो जाना चाहिए और आप देख के सोच समझ के फ़ैसला लें बिफोर गेटिंग इनटू एनी ट्रबल। क्या कॉल सेंटर्स की जॉब में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है? नॉट रियली। मैं असल में ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। मैं जिस दौर की पैदाइश हूँ, अगर मैं अर्ली 90s की 80s की बात करें तो उस वक्त लोगों का प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। आई रिमेंबर हमने फ़ुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, और रोज़े में भी, रमज़ान में भी, गर्मी है, बारिश है, आंधी है, तूफ़ान है। अब क्या कि आजकल के जो लोग हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ, फ़िज़िकल एक्टिविटी से बहुत दूर हो गए हैं। तो जब कॉल सेंटर में आके उन्हें एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारनी पड़ती है तो उनको लगता है कि स्ट्रेस है, बट एक्चुअली वो स्ट्रेस नहीं है। आई वुड कॉल इट अ डिसिप्लिन,
एंड फॉर मी परफॉर्मेंस इज़ एन आउटकम ऑफ डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आप ज़रूर परफॉर्म करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। कॉल सेंटर को में लोगों को लगता है स्ट्रेस है, क्यों लगता है? कुछ फैक्टर्स हैं, क्योंकि उसमें आपको टाइम पे आना है, एक एक सेकंड मैटर करता है, आपकी ब्रेक स्केड्यूल्ड होती हैं, आपकी नमाज प्रेयर्स हैं, रेस्ट रूम ब्रेक हैं, या कोई ऐसी पर्सनल आपको रीजंस के लिए ब्रेक चाहिए तो इवन वो भी स्केड्यूल्ड होती हैं। ऑब्वियसली आपको जो एक्सेप्शंस होती हैं उनको कैटर किया जाता है, लेकिन आपकी लाइफ जैसे हमारे फौजी जवानों की लाइफ होती है तो लाइफ बहुत डिसिप्लिन्ड होती है, हर चीज़ आपको देख समझ के करना होता है, जो कुछ लोगों के लिए स्ट्रेसफुल होता है, लेकिन मेरे हिसाब से कि बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल नहीं है। क्योंकि मुझे इस फील्ड में जैसे कि काफ़ी अर्सा हो गया, बहुत से लोग मुझे अप्रोच करते हैं, जी हमारे बच्चियों को जॉब दिलवा दें, तो मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ कि आप बेशक अपनी फील्ड में जॉब ज़रूर करें, लेकिन कॉल सेंटर में ज़रूर एक दफ़ा, बेशक इट कुड बी फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, लेकिन उन्हें ज़रूर एक टेस्ट दें कॉल सेंटर का बिफोर गोइंग टू देयर ओन फील्ड। एज क्राइटेरिया क्या होता है कॉल सेंटर्स का? मतलब अगर 30, 40, 50 अबव है तो क्या उनको भी जॉब मिल जाती है? उनको भी जॉब मिल जाती है। एडल्ट होना ज़रूरी है, 18 अबव, और आगे की कोई एज लिमिट नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल सेट। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग काम कर रहे हैं। मतलब स्कूल के बाद बच्चे नहीं कर सकते पॉकेट मनी के लिए? नहीं, स्कूल के बाद मुश्किल होगा क्योंकि हम लेबर लॉज को फॉलो करते हैं और उसमें ये है कि एडल्ट होना ज़रूरी है, जो कि 18 ईयर्स है। लाइक आफ्टर 18। मगर बाहर के मुल्कों में तो छोटे बच्चे भी नहीं कर रहे। वो एज लिमिट का आई थिंक फ़र्क होता है। सर यूएस में हम करें तो दैट इज़ 16 एंड दे आर थिंकिंग कि उसको 14 तक ले जाएं, पर हमारे यहाँ हम लेबर लॉज में छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे स्कूल के बाद बंची जंपिंग करा रहे होते हैं, स्कूबा डाइविंग करा रहे होते हैं, पार्ट टाइम काफ़ी अपनी पॉकेट मनी निकाल रहे होते हैं। आई थिंक वो एक प्रोफेशनल जॉब हम नहीं कहेंगे, जिस तरह बेबी सिटिंग करते हैं वहाँ पे लोग और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ करते हैं कुछ लोग, तो आई थिंक कि वो एक प्रोफेशनल जॉब नहीं है। यस, पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हैं, लेकिन वी बीइंग अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड तो हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि सर मैं चाहूँगी एंड में कुछ आप हमारी यूथ के लिए, बच्चों के लिए जो आप मैसेज देना चाहते हैं, जो लोग कोई भी अगर इस तरह की जॉब करना चाहते हैं कॉल सेंटर्स की, तो क्या आपका मैसेज होगा? प्लीज़ ओवर टू यू। कुछ फिगर्स मैं देना चाहूँगा। अगर मैं फिगर्स की बात करूँ तो कॉल सेंटर की जो इंडस्ट्री है ग्लोबली, उसकी जो फिगर्स हैं दैट इज़ $314 बिलियन अ ईयर। $314 बिलियन अ ईयर का रेवेन्यू है, और हम अभी जिस इकोनॉमिक हालात से गुजर रहे हैं, कुछ डॉलर्स के लिए हम जो है कर्ज ले रहे हैं। और सिर्फ कहने का मकसद ये है, ये बताने का मकसद ये है कि इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री है और हमारे यहाँ लोग जॉबलेस बैठे हैं और इसमें इनफिनिट जॉब्स अवेलेबल हैं। आप यूथ को मेरा पैगाम है कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर एन आइडियल जॉब, आप प्लीज़ जॉब जो कॉल सेंटर की इंडस्ट्री इसमें जॉब ज़रूर ज्वाइन करें। आप अपने स्किल सेट को रिफ़ाइन करें, इस पे काम करें जब तक आपको लगता है कि आप अगर किसी और फील्ड में भी जाना चाह रहे हैं तो कॉल सेंटर एक ऐसी फील्ड है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी सिखाएगी, डिसिप्लिन सिखाएगी, एंड इट कैन गिव यू अर्न यू अ लॉट ऑफ गुड मनी एज वेल। सो आई वुड वांट ऑल ऑफ आवर यूथ कि आप अपना पार्ट प्ले करें मुल्क को आगे लेके जाने में, अपने हालात को बेहतर करने में, और आपको खुद को सेल्फ डिसिप्लिन और स्किल सेट एक्वायर करने के लिए। मुस्तफ़ा खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपने बहुत अच्छी तरीके से हमसे बात की और हमें समझाया, और जितने भी लोग कॉल सेंटर्स में जॉब करना चाहते हैं, मुझे लगता है आज उनके सामने ये सारा खुलकर सामने आ गया कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या नुकसानात हैं। तो वो चीज़ अगर आप चाहते हैं कॉल सेंटर्स में जॉब करना, तो आप बहुत सारे अच्छे स्किल्स अपने बहुत ज़्यादा आप टाइम का जो पंक्चुअलिटी है वो आपकी कुछ लाइफ में थोड़े से डिसिप्लिन्स, ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो अच्छी हो जाएंगी। अब फिर अगर आप अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए कोई दूसरी जॉब जो आपका फ्यूचर प्लान है, व्हाटएवर जो आप लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे और साथ साथ आपकी स्किल्स जो है ना वो पॉलिश हो जाएगी। तो विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। एक और हमारे पास मेहमान है जो आज हमारे स्किन के ऊपर हमसे बात करेंगी, तो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कि हम अपनी स्किन को यूथफुल, खूबसूरत, नरम व मुलायम कैसे बना सकते हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी स्किन भी जो है ना बिल्कुल रफ़ हो गई है। ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या आ रही है, लोगों को डार्क होती जा रही है, टैन होती जा रही है। जिन लोगों की शक्ल देखो तो वो बिल्कुल ऐसे डल स्किन लुक हो जा रही है। तो हमारी स्किन ग्लोइंग, फ्रेश, प्यारी और नरम व मुलायम कैसे हो सकती है, ये जानने के लिए हमने आज डर्मेटोलॉजिस्ट इनको बुलाया। मरियम मंजूर हमारे शो पे आती रहती हैं, तो आज भी आपकी रहनुमाई करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं फिज़ा? ठीक ठाक मरियम, जैसे आपका गोरा गोरा रंग है ना, जैसे पिंक पिंक आपके गाल ब्लश कर रहे होते हैं, तो ये बाकियों को भी टिप दीजिए ना कि क्या ये जिल्द नरम मुलायम सारी मेरी बहनों की हो सकती है?
हाँ जी फ़िज़ा, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसके लिए एक एज़ अ हेल्दी लाइफस्टाइल आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं पेशेंट को ये कहूँगी कि अपनी नींद को बेहतर करें, ठीक है। नींद के साथ अपनी डाइट पे भी तवज्जो दें, और फिर जो स्किन पे लगाने के लिए चीज़ें आ जाती हैं उनको भी हमें साथ साथ रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करना होगा। जैसे आपने देखा है कि आजकल गर्म मौसम है तो सबकी ही ऑयली हुई है मोस्टली स्किन, ठीक है। तो हमें इसमें जो है अच्छी क्लेंजिंग ज़रूर करनी है, ठीक है, और क्लेंजिंग डेली करें, और क्लेंजिंग के साथ जो है एक अच्छा टोनर या फिर एक सीरम जो है वो ज़रूर अपने साथ रखें। अब उसमें हम थोड़ी लो रेंज में या घर में हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं जैसे आजकल राइस बहुत ज़्यादा, राइस वाटर, राइस टोनर्स बहुत इन हैं, और ये राइस रेंज बहुत अच्छी चल रही है, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। तो आप इस तरह करें कि जो 4 टेबलस्पून हैं वो चावल लें, ठीक है, और उनको भिगो दें, और उसको पहले 1-2 दफ़ा वॉश कर लें, और जो थोड़ी सेकेंड वॉश के बाद जो है उसको थोड़ी देर बाद उनको डिप कर दें पानी में, ठीक है। उसका जो पानी बचेगा उसमें आप उसको ग्राइंड भी कर लें, ठीक है, और ग्राइंड करने के बाद जो उसका वाटर होगा वो आप एज अ क्लींजिंग के तौर पर इस्तेमाल करें। अगर तो आपकी ऑयली स्किन है तो आप उसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर लें, ठीक है, राइस वाटर को लगाएं कॉटन पैड से, एंड देन थोड़ी देर बाद धो लें। ठीक है, एक न्यूज़ की ब्रेक है, उसके बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं और हम स्किन के ऊपर बात करें। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा, और मेरे साथ मौजूद है मरियम, डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कि हमारे शो पे आती रहती हैं और आपको बड़ी अच्छी हर्बल टिप्स भी बताती हैं, और साथ साथ आपको ये भी बताती हैं कि अगर आपने डॉक्टर के पास जाना है, जो कि आजकल ट्रेंडिंग है, कुछ ना कुछ लोग अपनी स्किन के लिए करा रहे होते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं, आपकी स्किन अच्छी हो, आप हेल्दी स्किन के साथ अपना बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों से बात करते हैं, अच्छा लगता है, आप किसी के सामने आते हैं, आपके पेरेंट्स अच्छी लगती है, तो आप खुद सबसे पहले अपने आप से प्यार करते हैं, आपको खुद अपना आप अच्छा लगता है, आप बहुत खुश रहते हैं, आपकी तबीयत खुशगवार रहती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो हमारे पास मरियम है, आपको जवाब देती रहेंगी। अगर आपको कॉल भी करनी है और कोई स्किन से रिलेटेड सवाल करने तो कॉल करिए, मरियम आपको जवाब देंगी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती थी, बारीक 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 दाने आ जाते हैं चेहरे पे। मुझे भी मोस्टली प्रॉब्लम यही होता है गर्मियों में, क्योंकि हम बहुत हीट में शूट करा रहे होते हैं, धूप होती है, ठीक है, लाइट्स इतनी ज़्यादा हमारे चेहरे पे होती हैं, और कुछ लड़कियां जो कॉलेजेस जा रही होती हैं बेचारी, ठीक है, जॉब पे जा रही होती हैं, बाइक्स पे जा रही होती हैं, भले उन्होंने हिजाब निकाब किया होता है, मगर अंदर उनके स्वेटिंग की वजह से वो बारीक बारीक एलर्जी ऐसे जैसे नहीं मुंह पे उछल के आ जाती है। व्हाट कैन वी डू? अच्छा, इसमें ये कि स्वेट, वही आपने बात की कि स्वेटिंग की वजह से होता है, ठीक है, क्लूजन हो जाती है या ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्लेंजिंग, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कोई ऐसे हाई-फाई चीज़ें ना भी इस्तेमाल करें, आप राइस वाटर के साथ क्लेंजिंग करें, और अगर आपको स्किन ऑयली हो रही है तो आप उसमें थोड़ा सा जो है कोकोनट ऑयल डाल के करें, सो दैट आपको ऑयल भी उससे अच्छी तरह क्लेंज हो जाएगा और आपकी सारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाएंगी, ठीक है। अच्छा। एंड देन आफ्टर दैट आप जो है सिंपल रोज़ वाटर जो है आप उससे भी एज अ टोनर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी आप उसमें इस तरह भी कर सकते हैं कि एलोवेरा जेल लें, ठीक है, नॉट वो डायरेक्ट प्लांट से लें, ठीक है, कोई मेडिकेटेड ले लें, आजकल बहुत अच्छे हर रेंज के आ रहे हैं, ठीक है। तो आप एलोवेरा जेल प्लस रोज़ वाटर, इसको जो है आप ठंडा करके आप एज अ टोनर इस्तेमाल करें, तो आपकी स्किन थोड़ी टाइट भी होती है, शाइनी भी हो जाती है, और जो एकदम से सारी आपकी वो स्किन से हीट और वो है वो भी निकाल देता है। वाह। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जो गोट मिल्क का सोप आता है, ये जो नीम के पत्तों का सोप आता है, ये क्या गुलाब के पत्तों का जो सोप आता है, ये क्या कारआमद है स्किन के लिए? गोट मिल्क सॉफ्टर स्किन के लिए, फेयर करने के लिए लोग कहते हैं इस्तेमाल करना चाहिए। नीम के पत्तों का जो सोप है वो, जैसे अगर एक्नी प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा, कोई झाइयाँ शाइयाँ हैं, चेहरे को बहुत रफ़ ड्राई है, तो उसके लिए लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर अगर रोज़ के लिए हम देखें तो रोज़ के लिए बहुत नरम मुलायम जल्द के लिए रोज़ वाला जो सोप है, असल फूल की जो पत्तियों वाले सोप आ रहे हैं, तो ये जो हर्बल चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, इज़ दैट रियली कारआमद फॉर द स्किन? ये वर्थ है? अच्छा, डेफिनेटली इनका थोड़ा बहुत रोल तो होता ही है, ठीक है। अब जैसे गोट मिल्क की आपने बात की, आप गोट मिल्क ना मतलब कोई भी कच्चा दूध लें और उससे जो है आप उसको भी एज अ टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप वीक में 1 से 2 दफ़ा 1 चुटकी जो है वो हल्दी डालें, ठीक है। और वही बात है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं और उससे क्लेंजिंग करें, उसको 5 to 10 मिनट्स लगा रहने दें, वॉश कर लें, इससे भी ब्लेमिशेस जो हैं वो हल्के हो जाते हैं, ठीक है। आपकी जो छाइयाँ हैं थोड़ी थोड़ी वो कम होना स्टार्ट हो जाती हैं और ग्लो भी आता है, ठीक है। फिर आपने बात की नीम और इनकी, आप पहले मैं उसमें ये कहूँगी कि आप उसका पैच टेस्ट करें और फिर देखें कि अगर वो आपको सूट करता है तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप रोज़ वाटर
को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। और नंबर 2 जो है आप ये जो मैं आपको एक फेस मास्क भी बताती हूँ उसमें, ठीक है, जो कि शाइनी स्किन के लिए, और आप हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसको भी पहले आपने थोड़ा सा अपने स्किन के किसी एक हिस्से पे टेस्ट करना है, देन आप पूरे फेस पे इसको अप्लाई करें। आपने क्या करना है कि आपने आलू लेने हैं, उसको छीलना है और उसका जो है वो जूस निकाल लेना है, ठीक है। और इतना हो कि वो आपका 1 से 2 टाइम यूज़ हो जाए, ठीक है। और उसके अंदर आपने जो है वो साथ में मिक्स करनी है थोड़ी सी हल्दी, ठीक है। और उसको आप जो है अपने फेस पे लगाएं। ये आपको टाइट और शाइनी इफेक्ट भी देता है, और आपकी स्किन जो है वो जब आप उसको वॉश करेंगे तो आपको थोड़ी खिंची हुई और वो जैसे कहते हैं ना कि प्लम्पी, वो फील होती है। अच्छा, और ये स्किन तो सबको चाहिए होती है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो अब हम फेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, लिप्स का एरिया आपका बहुत ड्राई हो जाता है हर 2 दिन के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना पसीना, क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी इतनी ज़्यादा है, स्वेटिंग इतनी ज़्यादा है जिस्म से, तो डिहाइड्रेट बॉडी हो रही होती है बार बार। बहुत ज़्यादा पानी पीने के बावजूद भी, और बहुत पानी पी के ब्लोटिंग भी फील हो रही होती है मोस्टली लोगों को, क्योंकि गर्मी हीट इतनी है। अब ये जो लिप्स ड्राई हो जाते हैं, इसके लिए बंदा क्या करे? ऐसे पापड़ियों की तरह निकल रहे होते हैं, अब अच्छा नहीं लगता, बंदा ऐसे खींचे तो छिल भी जाते हैं, इसको कैसे सॉफ्ट रख सकते हैं? अच्छा, लिप्स के लिए सबसे बेहतर मैं आपको कहूँगी कोकोनट ऑयल है, जो कि सस्ता भी है और आपको आराम से इजीली अवेलेबल भी है। आप डेली नाइट आप हाँ उसको कोकोनट ऑयल को लगा सकते हैं, ठीक है। You want us to mix something with it or just direct coconut oil? डायरेक्ट कोकोनट ऑयल भी इनफ है, ठीक है, क्योंकि हमने वैक्स वो, और सिंपल अगर आप वैसे लेना चाहें तो आप प्लेन वैसलीन भी मिल जाती है, ठीक है। आप किसी भी जो डिस्पेंसिंग फार्मेसी होती हैं उनसे वाइट सॉफ्ट पैराफिन भी ले सकते हैं, तो वो बहुत सस्ती भी पड़ती है आपको, और कि वो एक्स्ट्रा ब्यूटी हैक ही है कि आप उसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें तो आपके लिप जो है वो शाइनी कर देती है लिप्स को। हाँ, लिप्स को शाइनी कर देती है। ज़बरदस्त। अच्छा, फिर हमारे और आपका बैरियर भी जो है वो जो आपकी कह रही है ना वो बनती है, खुश्की बनती है, खुश्की बहुत ज़्यादा आती है, आपको छीलने का दिल करता है, अक्सर लोग उतारते हैं और मुंह में सक भी करते हैं और इस तरह से, तो वो भी उसकी भी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। जब वो सॉफ्ट होता है तो आपका बैरियर जल्दी आता है। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि फेस वैक्स के लिए लड़कियां जाती हैं, तो ये जो गर्मियाँ सीज़न है स्पेशली, इसमें अगर फेस वैक्स कराती हैं तो उनके पूरे चेहरे पे कुछ रैशेस पड़ जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, बहुत लोग सवाल कर रहे होते हैं, इसका प्लीज़ जवाब दे दीजिएगा कि फिर वो किस तरीके से उसकी रेडनेस से बच सकते हैं, या कोई पहले कोई ऐसी एंटी एलर्जी खा लें, कोई गोली खा लें, या कोई मास्क लगा लें, या कोई चीज़ की एप्लीकेशन कर लें कि अगर फेस वैक्स के लिए जा रही हैं लड़कियाँ तो उनके चेहरे पे रैशेज़ ना पड़े, स्किन में इरिटेशन ना हो, फिर उससे भी वो जो एक एलर्जी हो जाती है, चेहरे पे दाने हो जाते हैं, पोर्स खुल जाते हैं, ये सब कुछ ना हो, और स्किन लूजिंग भी होती है क्या? ये सारा कुछ प्लीज़ पैटर्न एक बार बता दीजिए। अच्छा, सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम भी बताया था लेज़र के उसमें टॉपिक पे कि हमने जब अगर वैक्स या शेव करना है कुछ भी, तो आपने 1 से 2 दिन पहले स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है, और कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट हम बहुत सारे ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो नहीं लगाने, जैसे लेमन लगाते हैं, लेमन ना लगाएं अपने स्किन के ऊपर, ठीक है। और उससे पहले काम जैसे कोकोनट ऑयल का मसाज कर लें, ठीक है। अगर कोकोनट ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ राइस वाटर को ही थोड़ी देर लगा के, वो भी सूदिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। अगर वो भी नहीं आप इस्तेमाल कर पा रहे तो आप कोई भी बैरियर रिपेयरिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल वैसलीन है, उसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपकी अगर स्किन स्मूथ होगी तो वो फिर आपको कट कम पड़ेगा और उसकी वजह से छिलेगा कम, और इस तरह से, ठीक है। और नंबर 2, वैक्स करवाते हुए एक बात ध्यान रखें कि फुल लेंथ हेयर हो जाए तो फिर आप करवाएं तो उससे भी स्किन कम जो है, और जो कर रहा हो वो थोड़ा सा प्रोफेशनल होना चाहिए, तो वो उससे भी आपकी जो स्किन पे दाने हैं नहीं बनते, क्योंकि अगर आपका बाल टूट जाता है बीच में तो वो आपको दाने बनाता है। किसी की फुल लेंथ बाल इतने लंबे नहीं, इतने लंबे बाल नहीं, मीन्स कि वो इतने हों कि वो स्किन से थोड़े बाहर हों और वो उतर सकते हों। सम टाइम ऐसा होता है ना कि बाल इतना छोटा होता है कि उसमें आता नहीं, वो बार 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 आप उसको पुल करते हैं, बाल वो ना करें, वो ना करें, थोड़ा सा बाल हो ताकि वो एक ही गो में उतर जाए, एक ही गो में निकल जाए। हाँ, बिल्कुल। मगर वो फिर जैसे फिर वैक्स, फ्रूट वैक्स भी तो आ गई, वो अगर बिल्कुल छोटा बाल भी है तो फ्रूट वैक्स तो वो भी निकाल देती है, तो फ्रूट वैक्स तो कोई नुकसान नहीं करती? नहीं, फ्रूट वैक्स बिल्कुल नुकसान नहीं करती। वही बात है, आप उसको करवाने के बाद, वॉश करने के बाद आप कोई सा भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर अपना लगा सकते हैं। तेल भी लगा सकते हैं? बिल्कुल, तेल भी लगा सकते हैं। आप बेबी ऑयल इस्तेमाल कर लें, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर लें, ठीक है, आलमंड ऑयल इस्तेमाल कर लें, स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है और नरिश भी करता है। अच्छा, ये जो चेहरे पे तेल वगैरह का मसाज हम लोग करते हैं, तो क्या तेल इज़ रियली गुड फॉर ग्लोइंग स्किन, सॉफ्ट स्किन, बेबी स्किन? अच्छा, देखिए, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको ज़्यादा फायदा देता है, ठीक है। अगर ऑलरेडी ऑयली स्किन है तो आप कोशिश करें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो फेस को थोड़ा टाइट रखें। तो ड्राई स्किन के लिए कौन कौन से ऑयल्स आप रेकमेंड करेंगे? कि कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल, ठीक है, आलमंड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल। और आप सर्दियों में बालों के लिए और आई लैशेस पे भी लगाने के लिए कैस्टर ऑयल बहुत इफेक्टिव रहता है।
उसको भले किसी भी तेल के साथ हम अगर मिक्स करना चाहते हैं जो तेल हमें सूट करता है, लाइक कोकोनट ऑयल अक्सर लोगों को सूट कर जाता है, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, तो आप उसमें मिक्स करके उसको लगा सकते हैं। और ये जो हम मसाज कर रहे होते हैं ऑयल्स वगैरह के साथ, ये हमारी चेहरे पे कोई इरिटेशन तो नहीं देगा, ख़ास तौर पे ये वाले वेदर में जो अभी चल रहा है हमारा? देखिए वही मैंने बताया, अगर ड्राई स्किन आपकी है तो वो आपको फ़ायदा ज़्यादा देगा, ठीक है, लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयल पहले ही बहुत ज़्यादा निकल रहा है और आप उस पर ऑयली प्रोडक्ट्स लगाएंगे तो वो मसला ही करेगा। अगर तो आप उसके बाद अच्छा सा क्लेंस करके उसको साफ़ कर सकते हैं, ये मतलब फिर ये आप अपनी रूटीन बनानी है कि आपने अगर ऑयल से मसाज किया है तो आप उसको रिमूव करें और उसके बाद कोई अच्छा सा टोनर लगा लें। सिंपल रोज़ वाटर आप एलोवेरा जेल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक ड्राई स्किन का टोनर या फिर जैसे आप ये बता रही हैं ये नॉर्मल स्किन के लिए भी, ऑयली स्किन के लिए भी है, या फिर सिर्फ कॉम्बिनेशन स्किन या किस तरह के? अच्छा, आजकल सबकी ज़्यादातर पेशेंट जो कहते हैं वो कॉम्बिनेशन स्किन ही है, जिनकी ड्राई होती है उनका भी टी जोन पे ऑयल आ ही रहा होता है, ठीक है, तो आप इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल के 1 से 2 ड्रॉप ऐड भी कर सकते हैं, तो एज अ मॉइस्चराइज़र भी आपका काम करता है। एक ऑयली स्किन के लिए हमें टोनर भी बता दें, क्योंकि अभी गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है कि मुझे लगता है लोगों के चेहरे से तो तेल टपक रहा है, पकौड़ों की दुकान के लिए तेल, ये सारी हम बहनें दे सकती हैं। हाँ, अच्छा, उसमें यह है कि आप जैसे आपने क्लेंजिंग की, ठीक है, आप चाहे राइस वाटर से मतलब वो कर लें, वो इस्तेमाल कर लें, या सिंपल कोई सा भी क्लेंजर मौजूद है उससे आप अपनी क्लेंजिंग करें, और आफ्टर दैट आप अपना रोज़ वाटर एंड जो एलोवेरा जेल है उसको मिक्स करके रख लें, बेशक फ्रिज में रख लें, तो आप जब एक दफ़ा अप्लाई करते हैं तो आपको थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट भी देता है, ऑयल कंट्रोल भी करता है, आपके पोर्स भी कंट्रोल थोड़े बंद हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, तो उससे थोड़ी सी आपकी ऑयल कंट्रोल चेहरे का बेहतर हो जाता है। और रिपीटेड एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच मरियम जी, आपने हमारी बहुत की इतने सारे हमें नुस्खे, इतने सारी गाइडेंस हमें दी है कि हमारे पास बहुत कुछ है। और एज़ पर माई फैंस इफ़ दे वांट टू नो व्हाट आई डू नाउ डेज़, तो थोड़ी सी टिप मैं इनके साथ भी शेयर कर देती हूँ ना जी मरियम जी। एक तो ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, जो ओपन पोर्स है और स्किन पे जो ग्लो और बहुत फेयरनेस है और बहुत ज़्यादा टाइटनिंग इफेक्ट अगर किसी को चाहिए तो आज की तारीख़ में आज ये इस्तेमाल करके देखिएगा, मुझे लाइव कॉल पे कल शो पे ज़रूर बताइएगा कि आपको उसका रिज़ल्ट कैसे मिला। आपने इसबगोल का जो छिलका होता है उसको रोज़ वाटर के अंदर, इतने कोई रोज़ वाटर आप ले लें, इतना, ठीक है, और उसमें आपने 5 चम्मच या 4 चम्मच इसबगोल डाल देने, ठीक है, बड़े खाने के, और इसके अंदर आपने छोड़ देना है इसबगोल को, ठीक है। ये दिस इज़ लाइक हाफ का, ये जैसे हाफ बॉटल है, हाफ का हाफ बॉटल हो गया, ठीक है। उसके अंदर आप समझे, मैं आपको एग्जांपल ये देती हूँ कि ये हाफ गिलास में आपने रोज़ वाटर लिया, इसमें इसबगोल डाल दिया, जब थोड़ी देर के अंदर वो सौता हो जाएगा, पूरा पानी उसका खुश कर लेगा, आपने सिंपली वो इसबगोल उठानी है और अपने चेहरे पे मास्क बना के छोड़ देना है। 15-20 मिनट 25 मिनट के लिए छोड़िए। एक तो आपको लगेगा आप जन्नत में कहीं फिर रही हैं, इतना ठंडा कि आपको खुद सर्दी लगेगी, बर्फ़ जैसा। और उसके बाद जब आप उसको उतारती हैं, चेहरे को धोने की ज़रूरत नहीं है, साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो ग्लोइंग, जो एक सीरम इफ़ेक्ट और सारा मॉइस्चर और इलास्टिक, पता नहीं क्या क्या कोलेजन आपको मिलेगा कि आप बस मुझे कल कॉल करके दुआ ज़रूर देंगी। अल्लाह हाफ़िज़।